हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत एक और कार्यक्रम आज से हम यहाँ पर आप सभी के लिए प्रारंभ कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन की ऐसे विषय वस्तुओं को टारगेट करना जो कि यहाँ पर आपको कम से कम हर साल जो होते हैं इससे 5 से 10 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं और ये कंफर्म्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे स्टडी किया तो 5 से 10 यहाँ पे क्वेश्चन आप आसानी से क्लिक करके आएंगे, सही करके आने वाले हैं और इस दृष्टिकोण से ऐसे टॉपिक को विशेष रूप से यहाँ पे हम साप्ताहिक तौर पर लेकर आएंगे। इन्फोपीडिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक ही जगह पे संकलित करेंगे। एक सप्ताह की ऐसे सभी यहाँ पे घटनाक्रमों को एक ही जगह पर लेकर आया जाएगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है उनको ही डिस्कस किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से ऐसे जो प्रमुख दिवस होते हैं, प्रमुख सूचकांक होते हैं, अवार्ड हो गए जिसे हम पुरस्कार कहते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आपको हो गई, पर्सन इन न्यूज़ हो गए। यहाँ पर देखा जाए कई सारे युद्धाभ्यास होते रहते हैं, ठीक है, सैन्याभ्यास होते रहते हैं, उनको यहाँ पर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे सभी घटनाक्रम जो कि मिसलेनियस के अंतर्गत आप बेसिकली इनको स्टडी करते हैं, लेकिन इनको स्टडी कहाँ से करें, क्या ज़रूरी पहलू है, कई सारे फैक्चुअल डेटा रहते हैं जिसको लेकर के आप थोड़े से यहाँ पर जानकारी का अभाव हो सकता है या फिर यहाँ पर एक लगातार इन पर नज़र नहीं रहती है। तो हम ऐसे ही यहाँ पर सारी न्यूज़ को कलेक्ट करेंगे साप्ताहिक इन्फोपीडिया सीरीज के माध्यम से। सप्ताह में एक वीडियो इसका लेकर आएंगे जिसमें एक विशेष वीक के लेकर के सभी जानकारी को आप तक पहुंचाया जाएगा। तो वीडियो को रेगुलर जरूर देखना है। देखिए, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी आपके लिए यहाँ पर वीडियोस लेकर आए जा रहे हैं उनको रेगुलर रूप से फॉलो करना है 2024 के लिए, यदि आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं आज के अपनी इस वीडियो सीरीज को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने कहा कि इसमें कई सारे दिवस आएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज से लेकर चलेंगे कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिवस हैं। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखा जाए तो चंद्रमा दिवस मनाए जाने के पीछे का जो तर्क है, संदर्भ जो है हमेशा से ये था कि मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। तो देखा जाए तो 20 जुलाई को यहाँ पर ऐसी घटना यहाँ पर पहली बार हुई कि मानव आपको चंद्रमा पर उतरा और उसके कारण यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को है 20 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे मान्यता कब दी गई तो 1971 में इस दिन को यहाँ पे मनाने का निर्णय लिया गया। देखा जाए इसमें कुछ जो मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था जैसे अपोलो 11, अपोलो 14, अपोलो 15 मिशन, अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर दर्पण छोड़े। गति सटीक को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण के रूप में यहाँ पर ये काम करता है। इसके अलावा बज लाइटईयर जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, पिक्सर की टॉय स्टोरी श्रृंखला में एक पात्र का नाम बज एल्ड्रिन के नाम पर रखा गया था जो चंद्रमा पर चलने वाले दूसरे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर उतरने के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। तो इससे प्रभावित होने वाले कैरेक्टर्स भी हैं जो कि आपको वीडियो सीरीज में देख सकते हैं, टीवी सीरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्र कविता लिखी गई, एमिली डिक्सन के अत्यंत सुंदर कविता द मून या नॉकटर्न की चंद्रमा की रहस्यमय उपस्थिति का स्पष्ट रूप से इसमें वर्णन किया गया। साथ ही यहाँ पर हमारे ट्रैक्विलिटी का सागर यानी कि यहाँ पे हमारे ट्रैक्विलिटेटिस अपोलो 11 के लिए प्रसिद्ध लैंडिंग स्थल था जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने यहाँ पे चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो घटना यहाँ पर आपको हुई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरने की घटना के कारण 20 जुलाई को प्रतिवर्ष यहाँ पर चंद्रमा दिवस मनाया जाता है 1971 से। तो ये एक घटना हो गई। दूसरा ऐसा ही एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिवस है 20 जुलाई जिसे हम विश्व शतरंज दिवस के रूप में भी यहाँ पे मनाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ये 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तिथि को यहाँ पर चिन्हित करता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखा जाए शतरंज जो है वो 5वीं शताब्दी से खेला जाने वाला एक कह सकते हैं कि गेम है और शतरंज का जो आविष्कार हुआ वो भारत में हुआ था। इसका नाम देखा जाए तो चतुरंगा रखा गया था। शतरंज सबसे पुराने खेलों में से एक है और बहुत ही यहाँ पर देखा जाए तो लोकप्रिय खेल है वैश्विक स्तर पर। शतरंज में देखा जाए तो रणनीति के साथ साथ दृश्य, स्मृति और कौशल विकसित करने में ये आपकी मदद करता है। यदि आपने कभी यहाँ पर शतरंज खेला होगा तो जरूर इससे यहाँ पर आप परिचित होंगे। विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इस साल शतरंज दिवस में फीडे की 97वीं यहाँ पर आपको वर्षगांठ मनाई गई। फीडे जो है 20 जुलाई 1924 को स्थापित किया गया। 1966 में 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की यहाँ पर मनाने की शुरुआत की गई थी। फीडे का देखें मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और
भारतीय शतरंज खिलाड़ियों की यहाँ पर विश्व रैंकिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि 2021 पुरुष वर्ग में 4 भारतीय खिलाड़ी दुनिया के शीर्ष 100 में यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें विश्वनाथन आनंद 16वें नंबर पे हैं। महिला वर्ग में भारत के दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से यहाँ पे 7 खिलाड़ी शामिल हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कई तरीके के रैंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे घटनाक्रम के वैश्विक स्तर पे आप हर कोई यहाँ पे सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है, तो विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसको लेकर एक यहाँ पे डेटा भी हाल ही में आया है, तो इसको लेकर थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। जैसे कि डिजिटल एडवाइजरी फर्म केपीओस की रिपोर्ट यहां पर आई है और उनके मुताबिक वैश्विक स्तर पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है फेसबुक, सोशल मीडिया नंबर 1 पर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूट्यूब है, थर्ड पर यहां पर देखा जाए व्हाट्सएप है, फोर्थ पर आपका इंस्टाग्राम है और 5वें नंबर पे आपका वीचैट है। इसी तरीके से यहां पर केपीओस की ताजा तिमाही में टिकटॉक 6ठे और फेसबुक मैसेंजर को 7वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद स्नैपचैट, डोएन और टेलीग्राम का भी यहां पर आपका नंबर आता है। अगला देखिए, यहाँ पे दुनिया के एक और रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई कि वैश्विक स्तर पे देखे जाए तो स्टूडेंट कई अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक रैंकिंग निकाली गई कि वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छे शहर कौन है स्टूडेंट्स के रहने के लिए। देखा जाए तो 2024 के लिए QX रैंकिंग के मुताबिक लंदन ने स्टूडेंट्स के लिए दुनिया में सबसे फ्रेंडली शहर का यहाँ पर खिताब बरकरार रखा था। सबसे अच्छा शहर स्टूडेंट्स के लिहाज से लंदन बताया गया। लंदन के बाद पहले स्थान पे लंदन हो गया, दूसरे स्थान पर टोक्यो है, तीसरे पे सियोल, चौथे पे मेलबर्न और 5वें पे यहाँ पर म्यूनिख का स्थान आता है। भारत की बात करें तो सूची में देखा जाए तो मुंबई जो है वो 118वें यहाँ पे स्थान पर है और ये भारत के संदर्भ से देखा जाए तो सबसे अच्छा शहर है स्टूडेंट्स के रहने के लिहाज से। दिल्ली की बात करें तो 132वां स्थान है, बेंगलुरु का 147वां, चेन्नई का 151 और 160वें स्थान पर देखा जाए तो यहाँ पर संयुक्त रूप पर है। तो इस तरीके से ये जो भारत के शहरों की बात करें तो देखा जाए रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए एक और रैंकिंग है कि वैश्विक स्तर पे देखा जाए एक विलय यहाँ पर हुआ और वैश्विक स्तर पर इस विलय के देखा जाए भारत में इस विलय के पश्चात भारत के बैंकों की वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में एक बेहतर स्थिति देखने को मिली है। ये घटना आपको देखने को मिली जब HDFC बैंक भारत का देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई और देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर बैंकिंग की श्रेणी में भी इसका 4था स्थान आ गया है। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बैंक जो है भारत का HDFC अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। HDFC देखा जाए HDFC जो बैंक का यहाँ पर आपका मर्जर हो गया, HDFC का और HDFC बैंक का मर्जर हो गया 1 जुलाई को। और शेयर बाजार से जो प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र के HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय के पश्चात यह TCS को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दूसरी यहां पर सबसे मूल्यवान कंपनी भारत की बन गई। तो क्वेश्चन और यहां पे आता है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी फिर कौन सी है। थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पे नजर डालते हैं। जैसे HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण हो कितना गया है तो देखा जाए कारोबार बंद होने के समय यहाँ पर HDFC बैंक का शेयर 1688.50 रुपए के भाव पे रहा और इस तरीके से कंपनी का कुल बाजार जो पूंजीकरण था वो करीब 12,72,798.60 करोड़ रुपए हो गया है। और TCS का बाजार पूंजीकरण देखा जाए तो सिर्फ 12,66,891 है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें जो भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है वो है 17,72,455.70 करोड़ रुपए। और इस तरीके से देखा जाए तो ये पहले स्थान पर आपकी रिलायंस है, दूसरे नंबर पे आपके HDFC बैंक हो गया, तीसरे नंबर पे TCS है और चौथे नंबर पे ICICI बैंक है। तो टॉप 4 में भारत की 2 यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज आती हैं और साथ ही एक रिलायंस और एक यहाँ पे TCS। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, विश्व में चौथी सबसे बड़ी बैंक आपकी अब HDFC हो गई। ठीक है, HDFC विश्व की चौथी सबसे बड़ी बैंक हो गई। पहले नंबर पे अमेरिका की है और चौथे नंबर पे भारत की यहां पर आपको HDFC बैंक हो गई है। एक और यहाँ पे फैक्ट आया है, देखा जाए तो कई राजनेता होते हैं लंबे समय तक यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के पदों पर रहने के संदर्भ से एक यहाँ पर डेटा आया है कि देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक
सीएम पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं नवीन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, फैक्चुअल है, क्वेश्चन बन सकता है। देखा जाए नवीन पटनायक जो है दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले मुख्यमंत्री यहां पर बन गए और 23 साल 138 दिनों से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कितने साल हो गए? 23 साल 138 दिन। यहां पर देखा जाए करीब कह सकते हैं कि लगातार ये 5वां कार्यकाल है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। और इस तरीके से ये देखे जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को यहां पर उन्होंने पीछे छोड़ा है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम है। तो पहले नंबर पे देखे जाए पवन कुमार चामलिंग है, दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक हो गए और तीसरे नंबर पे ज्योति बसु रहे हैं। अगला यहाँ पे देखिए कई सारी नियुक्तियां अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं और ये नियुक्तियां जो होती हैं आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ऐसी ही कुछ नियुक्तियों को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखा जाए इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे देखा जाए अगले राजदूत बने हैं संदीप चक्रवर्ती, IFS अधिकारी हैं ये, और इन्हें इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बता दें इन्हें 1996 बैच के IFS अधिकारी हैं संदीप चक्रवर्ती और रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। चक्रवर्ती को बताया जाए वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और बकौल मंत्रालय चक्रवर्ती जल्द ही यहां पर अपना कार्यभार संभालेंगे। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी यहां पर देख लेते हैं। एक नियुक्ति हुई है जिनका नाम है यहां पे आरती होल्ला मैनी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, आरती होल्ला मैनी। इन्हें देखा जाए बाह्य अंतरिक्ष मामलों की निदेशक पद पे नियुक्त किया गया है। बता दें ये जो घटना है ये भारतीय मूल की ब्रिटिश उपग्रह उद्योग विशेषज्ञ हैं। आरती होल्ला मैनी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा वियना में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। बता दें UNOOSA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है जो बाहरी अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को यहां पर बढ़ावा देता है। यह अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करता है। साथ ही विकासशील देशों को स्थायी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष के विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी यहाँ पर सहायता करता है। तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के पद पर यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, आरती होल्ला मैनी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये भारतीय मूल की यहाँ पर आपके विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। कुछ और यहाँ पे बाकी जो फैक्ट हैं, जैसे कि एक और यहाँ पे फैक्ट है, कुछ डेटा यहाँ पे मिसलेनियस है, उसको हम बता देता हूँ। हाल ही में यहाँ पे देखिए अमेरिका में जो बिडेन के कार्यालय के द्वारा एडमिरल लीसा फ्रिकेंटी को अमेरिकी नौसेना की पहली जो है महिला प्रमुख के तौर पर यहाँ पर नामित किया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन ने एडमिरल लीसा फ्रिकेंटी को यहाँ पर नौसेना के प्रमुख के तौर पर नामित कर दिया है। साथ ही देखा जाए नौसेना की प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बने रहने वाली ये पहली महिला होंगी। और बिडेन ने कहा है कि फ्रिकेंटी ने परिचालन और नीति दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो ये एक और यहाँ पे नियुक्ति हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में। इसके अलावा देखा जाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ भी आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ आपको मिसलेनियस के तौर पे बनती हैं जो अलग अलग तरीके के कीर्तिमान हो सकते हैं, जीती गई ट्रॉफीज हो सकती हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखा जाए इस मंथ में, अभी इस वीक में आपको जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि विराट कोहली ने यहाँ पे देखा जाए 500वें अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 76वां अंतर्राष्ट्रीय शतक यहाँ पर जड़ा है। तो एक तरीके से देखा जाए 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले ये भारत के 10वें खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, पहले नंबर पे हैं। देखा जाए तो विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में 29वां यहाँ पर टेस्ट शतक यहाँ पे जड़ा है। कुल शतकों की बात करें तो 76 हो गए हैं, 29 यहाँ पर उनके टेस्ट में शतक हैं और ये शतक आया है उनका त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान। उन्होंने 180 गेंदों की पारी में यहाँ पर अपना शतक पूरा किया और अब तक देखे जाए तो 2023 में कोहली ने अब तक 4 शतक यहाँ पे जड़ दिए हैं। तो ये ध्यान रखना है, अपने 500वें मैच में शतक जड़ने वाले यहाँ पर ये खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद फीफा से रिलेटेड यहाँ पर एक रैंकिंग है भारत के संदर्भ में। देखा जाए तो नवीनतम रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो यहाँ पर 99 हो गई है, ठीक है। सुधार यहाँ पर भारत की रैंकिंग में देखने को मिला है। फुटबॉल में भी देखा जाए तो जो ताजा अपडेट यहाँ पर फीफा की रैंकिंग में हुआ है, भारत को 99वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। भारत को फुटबॉल के क्षेत्र में ब्लू टाइगर्स के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है।
मार्च 2023 में भारत ने ट्राई नेशन सीरीज, जून में इंटर कॉन्टिनेंटल कप, जुलाई महीने की शुरुआत में सैफ यहाँ पे चैंपियनशिप, यहाँ पे 3 अलग खिताब यहाँ पर जीते हैं और इस कारण से यहाँ पर भारत की रैंकिंग में ये सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग कब रही है, तो ये आप देख सकते हैं 94 आपको भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग रही है, जो कि उन्होंने 1996 में हासिल की थी। इसके अलावा 2018 में भी इनकी रैंकिंग 96 पर आ गई थी, शीर्ष 100 में थी। मार्च 2015 में भारत की रैंकिंग सबसे खराब थी, जो 173वें रैंक पर पहुंच गई थी। एशियाई फुटबॉल परिदृश्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत एशिया में 18वें नंबर पे यहाँ पर टीम है और एशिया की शीर्ष टीम यहाँ पर आपकी जापान है और जो विश्व स्तर पर देखा जाए आपको 20वें नंबर पे आती है। तो ये फीफा में भारत की रैंकिंग और वैश्विक रैंकिंग के संदर्भ से हमने देखा। एक और यहाँ पर देखा जाए, एक और कीर्तिमान यहाँ पे बनाया गया भारत के अंशुमन के द्वारा। ये सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने का रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। ये भारत के नवी मुंबई के रहने वाले हैं, 18 वर्षीय हैं, ओपन वाटर तैराक हैं। अंशुमन यहाँ पर देखा, इनका पूरा नाम अंशुमन झिंगरन है और इन्होंने हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के यहाँ पर आपको व्यक्ति आपको बन गए हैं। देखा जाए नॉर्थ चैनल की स्थिति आप भी देख सकते हैं, ये है आपका नॉर्थ चैनल, ठीक है, ये स्थिति है। यहाँ पर आपका यूके स्कॉटलैंड आपको पड़ता है, ये यूके आयरलैंड, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर आपको चैनल बनता है उसे हम नॉर्थ चैनल यहाँ पे कहते हैं और इसी को यहाँ पर इन्होंने पार किया है। देखा जाए तो इन्होंने केवल 125 दिनों में इसको पूरी यहाँ पर चैनल को पार किया है। ये उपलब्ध नवी मुंबई के 18 वर्षीय यहाँ पर खिलाड़ी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यहाँ पर भी स्थान दिलाता है। 1947 के बाद से वह चैनल पार करने वाले 114वें खिलाड़ी यहाँ पर हैं, 114वें व्यक्ति हैं। उन्हें उत्तरी आयरलैंड के डोनागढ़ी से स्कॉटलैंड के पोर्ट पैट्रिक तक यहाँ पे सफलतापूर्वक तैरकर 35 मिनट की दूरी को 11 घंटे 28 मिनट और 52 सेकंड में यहाँ पर तय किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेटेड रिकॉर्ड भी हमने यहाँ पर देखा। चलिए एक और यहाँ पर देखें, एक और खिताब यहाँ पर भारतीयों के द्वारा जीता गया है कोरिया ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड क्षेत्र में, जहाँ पर सात्विक और चिराग ने कोरिया ओपन मेंस डबल में स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। देखा जाए तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन के इतिहास में पुरुष युगल स्पर्धा खिताब जीतने वाली ये पहली जोड़ी बन गई। तो ये फैक्ट फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर किसी कह सकते हैं कि पुरुष डबल्स खिताब ये जीता गया है कोरिया ओपन का। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि एज ए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए इस जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को 1 घंटे 2 मिनट तक चले मैच में 17-21, 21-13, 21-14 से हराकर कोरिया ओपन 2023 का फाइनल खिताब जीता। इसके बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने हंगरी में जीता सुपर जीएस शतरंज टूर्नामेंट। तो देखा जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। भारत के एक नए यहाँ पर आप कह सकते हैं तेजी से उभरते हुए यहाँ पर चेस खिलाड़ी हंगरी के बुडापेस्ट में वी गेजा हेटनी मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 में 17 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर चैंपियन बने हैं। उन्होंने हराया किसको है, तो उन्होंने प्रभावशाली ढंग से देखा जाए तो 6.5 अंक में 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में स्पष्ट स्थान यहाँ पे हासिल किया है। इसके अलावा देखा जाए तो लगातार हर वर्ष यहाँ पे क्रिकेट के क्षेत्र में दलीप ट्रॉफी का यहाँ पे आयोजन किया जाता है और इस वर्ष यहाँ पे जो फाइनल हुआ है उसे यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र को हराकर दक्षिण क्षेत्र ने यहाँ पर ये ट्रॉफी जीती है। तो घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट की प्रतियोगिता में दलीप ट्रॉफी का ये 60वां संस्करण था। 28 जून से 16 जुलाई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और फाइनल में यहाँ पर देखा जाए तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 75 रनों की जीत के साथ दक्षिण क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र को हराकर यह खिताब जीता है। तो यहाँ पर इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। दलीप ट्रॉफी किसने जीती है, दक्षिण क्षेत्र ने, साउथ जोन ने। इसके बाद बैडमिंटन के साथ साथ टेनिस से रिलेटेड भी यहाँ पर न्यूज़ है। विंबलडन खिताब को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो इस वर्ष यहाँ पर किसने जीता है, तो ये देखिए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 4 घंटे 42 मिनट तक चलने वाले यहाँ पर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी आपको खिलाड़ी ने यहाँ पर 4 घंटे 42 मिनट के 5 सेटों में अपना ये खिताब यहाँ पर विंबलडन खिताब को यहाँ पर जीता है। ऑल इंग्लैंड क्लब लंदन 16 जुलाई 2023 को सेंटर कोर्ट पर खेले गए मैच में अल्काराज ने जोकोविच को यहाँ पर देखा जाए 1-6, 7-6,
6-13 और 6-4 से यहाँ पर 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर अपना ये दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब यहाँ पर जीता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 खिताब इन्होंने जीते हैं और ये इनका पहला विंबलडन खिताब यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और भी यहाँ पर कुछ प्रमुख फैक्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि महिला एकल वर्ग में अगर हम देखें तो महिलाओं में चेक गणराज्य की मार्केता वोंद्रोसोवा ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीता। वहीं अन्य विजेताओं में बात करें तो पुरुष युगल में देखें तो वेस्ले कुलेहोफ, नील स्कूसपस्की, महिला युगल बारबोरा स्ट्रिकोवा, सी सुवेई ने यहाँ पर देखा जाए तो पुरुष खिताब जीता है। मिश्रित युगल में देखा जाए तो लाकी चिनोक और मेट पविक और ल्यूदिमी ने यहाँ पर ये खिताब जीते हैं। इसके साथ साथ देखें यहाँ पे विश्व जो विंबलडन चैंपियन 2023 का ये टूर्नामेंट है 1887 में पहली बार देखा जाए इसे आयोजित किया गया था और उसके पश्चात से लगातार हर वर्ष यहाँ पर इस खिताब को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल देखिए बायोलॉजी ओलंपियाड में टीम इंडिया ने यहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन हैं। संयुक्त अरब अमीरात के एल में आयोजित यहाँ पे 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने यहाँ पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यहाँ पे पहली बार इस खिताब को यहाँ पर जीता है। देखा जाए तो भारत और सिंगापुर ने यहाँ पे 4 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहे हैं, जबकि चीन ताइवान ओलंपिक प्रतिनिधिमंडल 3 स्वर्ण पदकों के साथ यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहा। प्रतिभागियों को कुल 6 परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जो कि कंप्यूटर के माध्यम से कार्यान्वित किया गया, जिसमें शरीर रचना विज्ञान, पशु और पौधे फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान संबंधित यहाँ पर विषयों पर केंद्रित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए। अगला देखिए यहाँ पे कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज। पुरस्कारों की बात करें तो इस कह सकते हैं सप्ताह आपके कुछ प्रमुख पुरस्कारों से की चर्चा कर लें। जैसे कि प्रोफेसर थलापिल प्रदीप को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया। देखा जाए तो यहाँ पे प्रोफेसर प्रदीप नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वच्छ पानी प्रदान करने के अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए यहाँ पे एक सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में रहे। कीटनाशक हटाने में उनके प्रयासों के दूरगामी प्रभाव, जिसके कारण लाखों लोगों का यहाँ पर स्वच्छ पीने का पानी यहाँ पर प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर प्रदीप जो है सामग्री के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता रहे और उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्मश्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा किए गए काम किन किन क्षेत्रों में किए गए, अन्य कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पर इनको मिले हैं और नया पुरस्कार इन्हें यहाँ पर कौन सा दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। बात करें अगर हम एनी पुरस्कार के बारे में तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ये क्या है, किस वर्ग और किस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। तो यह पुरस्कार देखिए एनी जो है रोम की एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी है। इनके द्वारा प्राथमिक उद्देश्य जो है जैसे कि ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और डीकार्बनाइजेशन और पर्यावरण संरक्षण के अभूतपूर्व प्रयासों को करने के संदर्भ में प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में यहाँ पर दिए जाते हैं। एक है ऊर्जा संक्रमण, दूसरा है ऊर्जा सीमाएं और तीसरा है उन्नत पर्यावरण आपको समाधान। देखा जाए ऊर्जा संक्रमण श्रेणी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यू हुआंग और जेफरी आर लोंग को यहाँ पे सम्मानित किया गया। वहीं ऊर्जा सीमाएं श्रेणी का पुरस्कार लिवरपूल विश्वविद्यालय यूके के मैथ्यू रोसेनेस्की को यहाँ पर दिया गया और प्रदीप को उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला यहाँ पे देखिए यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ये जीता है भारतीय मूल की यहाँ पर बच्ची ने जो 7 वर्षीय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा मोक्ष राय ने महज 3 साल की उम्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम किया था और इसके कारण यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इनको ध्यान रखिएगा, नाम यहाँ पर है मोक्ष राय और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। किस काम के लिए दिया गया, तो माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगला पुरस्कार है भूमि सम्मान पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है,
के संदर्भ में यहाँ पर दिया जाता है। तो देखा जाए नई दिल्ली में एक यहाँ पे देखा जाए एक समारोह में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ये पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ से प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। देखा जाए तो यह पुरस्कार 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। उड़ीसा को भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के मार्गदर्शन में उड़ीसा का 5T कार्यान्वयन मो सरकार नियमों के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड और सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में यहाँ पर अग्रणी राज्य बन गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, भूमि सम्मान पुरस्कार भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और यहाँ पे उसके संबंधित यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और उड़ीसा को यहाँ पर पहला स्थान इसमें मिला है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ विशेष पोर्टल और ऐप की जो कि चर्चा का विषय बने रहते हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे कई सारे पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो होती हैं आपको प्रदान करने के लिए, क्रियाकलापों को आसान करने के लिए, डिजिटलीकरण संबंधी अपने कार्यों को डिजिटलीकृत करने के लिए। तो आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ और पोर्टल, जैसे कि ई सिगरेट पोर्टल को लेकर यहाँ पे सरकार ने एक दिशा निर्देश हाल ही में जारी किया है कि हाल ही में सरकार ने यहाँ पे ई सिगरेट पोर्टल को प्रतिबंधित किया था और लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो ई सिगरेट की बिक्री के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है। भारत सरकार के द्वारा ई सिगरेट को लेकर यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इसे ना यहाँ पर रोकने पर इसको लेकर ई सिगरेट पोर्टल को लॉन्च किया गया। बता दें ई सिगरेट जो पोर्टल है ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर यहाँ पे प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे इसे शुरू किया गया है। ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करना और नाबालिगों को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना है। देखा जाए इसका उद्देश्य पोर्टल लक्ष्य उल्लंघनों के खिलाफ तेज कार्रवाई करके ई सिगरेट प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना है। बताते चले ई सिगरेट होता क्या है। तो ई सिगरेट देखा जाए तो हाथ में लिए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो किसी तरल के निकोटीन और रसायनों के साथ गर्म करके सांस लेने योग्य वाष्प उत्पन्न करते हैं और तंबाकू को जलाए बिना यहाँ पे धूम्रपान का यहाँ पे अनुकरण करते हैं। तो ये है आपका ई सिगरेट पोर्टल और इसको लेकर यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने के कारण सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। अगला यहाँ पर पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस के रूप में इसे मनाया गया। इस दौरान एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न पहलों को शुभारंभ किया गया जो एमएसएमई के विकास के लिए समर्पित, जैसे चैंपियंस 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग, मोबाइल ऐप। इसके अलावा एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2.0 के परिणाम भी यहाँ पर आपको घोषित किए गए। महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 3.0 भी यहाँ पर आपको लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा चैंपियंस 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है, एमएसएमई उद्योग से रिलेटेड है। अगला यहाँ पे देखिए एक और पोर्टल है, गुजरात को मिलेगी देश की पहली यहाँ पर सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। ये क्या है और किस तरीके से काम करेगी। तो देखा जाए तो एक कंपनी है जिसका नाम है OneWeb। इस कंपनी ने 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, जिसमें से एक को यहाँ पर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थापित किया जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पे तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। जो पहला यहाँ पे बनाया जा रहा है वो गुजरात सरकार के साथ सहयोग करके यहाँ पर एक हस्ताक्षर भी साइन कर लिए गए हैं 19 जुलाई 2023 को, और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी यहाँ पर इस पर एक समझौता किया गया है। इसमें से एक साइट जो है मेहसाणा गुजरात में यहाँ पर स्थापित की जाएगी। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस तरह के सैटेलाइट देने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ होगा। किससे लाभ ये होगा कि गांवों, जिला पंचायतों, स्थानीय प्रशासनिक निकायों, सरकारी विभागों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में उच्च गति, किफायती और सुरक्षित सैटेलाइट इंटरनेट की पहुंच को प्रदान करना है। साथ ही साथ हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे युद्धाभ्यासों की, सैन्य अभ्यासों की, जो कि यहाँ पर विभिन्न देशों के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्तर पर लगातार आयोजित किए जाते हैं और इससे भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही आप कह सकते हैं सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया
भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के मध्य यहाँ पर ये द्विपक्षीय रहा। इसका नाम था समुद्री साझेदारी अभ्यास, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे MPX कहते हैं। देखा जाए इसमें भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाज यहाँ पर इसमें शामिल हुए, जिनमें से एक है INS सह्याद्री और एक है INS कोलकाता। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशियाई नौसेना बलों के साथ द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए 17 जुलाई 2023 को जकार्ता यहाँ पर पहुंचे। और INS सह्याद्री प्रोजेक्ट 17 श्रेणी का तीसरा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आपका स्टील्थ युद्धपोत, और INS कोलकाता प्रोजेक्ट 15A श्रेणी का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित स्टील्थ विध्वंसक यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखा जाए तो मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर इसके माध्यम से हाईलाइट किया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसे देखा जाए रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से भी इसे शामिल किया जाता है। दोनों जहाज़ों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में यहाँ पर किया गया है। बताते चले कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना बलों ने 17 से 19 मई 2023 को दक्षिण चीन सागर में एक समुद्र शक्ति 2023 नामक अपना एक द्विपक्षीय अभ्यास भी आयोजित किया था। इसके अलावा दोनों देश यहाँ पर गरुण शक्ति नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी आयोजन करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको भारत और इंडोनेशिया 3 अलग अलग तरीके के अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं। एक यहाँ पर आप देखिए MPX हो गया, एक हो गया गरुण शक्ति, और तीसरा यहां पे आप ध्यान रखिएगा एक आपका होता है समुद्र शक्ति। ठीक है, इनको तीनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। बुक्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुस्तकें, कई ऐसी पुस्तकें जो आपके एग्जाम में यहाँ पर बन जाती हैं, किसके द्वारा लिखी गई, क्या विशेष रहा, तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं। एक बुक यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा बनी, TN शेषन के द्वारा लिखित है ये बुक, जिसका नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। देखा जाए तो भारत के ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, और TN शेषन और तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन के द्वारा, इनका पूरा नाम है, के द्वारा लिखित थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी का वर्ष 2019 में उनके निधन के 4 साल बाद रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। 2019 में इनका निधन हो गया, 2023 में यहाँ पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी आत्मकथा में 1990 से 95 तक CC के रूप में उनके कार्यकाल के सभी पहलुओं को शामिल किया, अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को इस पुस्तक में यहाँ पे जगह दी गई है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, एक और यहाँ पर अंतिम फैक्ट है। कई ऐसे फैक्चुअल डेटा भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का यहाँ पर पहला हवाई अड्डा बन गया। तो भारत का एकमात्र 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बस यही एक फैक्ट यहाँ पर है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पहला ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए यहाँ पर इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, इसका रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीक में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, एक और वीक के संबंधित इसी तरह के सारे मिसलेनियस टॉपिक को साप्ताहिक इन्फोपीडिया के माध्यम से मैं आप सभी तक यहाँ पे पहुँचाऊंगा। इस वीडियो को देखिए जरूर, पूरा यहाँ पर इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, सभी फैक्चुअल डेटा को नोट पॉइंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।